Hello students, today's topic are Introduction to Quantum Mechanics by Shweta Mehra. What is the quantum mechanics? The quantum mechanics in the physics which we study about the description of the physical property of nature at the scale of atom and subatomic particles. That's called quantum mechanics. Now, the failure of classical EM theory, electromagnetic theory. Elementary particles of classical mechanics are the Newton's law of motion, and the result obtained from this law can satisfactorily explain the motion of macroscopic objects. जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल थे वो क्या करते थे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसका जो रिजल्ट आया उस लॉ से वो मैक्रोस्कोपिक मोशंस को फुल्ली तरह एक्सप्लेन करते थे. दीज लॉ अलोंग with these law of thermodynamics and classical electrodynamics successfully explained the behavior and bulk properties of matter. उसको अच्छी तरह उन्होंने उसके फिजिकल बिहेवियर बल्क प्रॉपर्टी को जो भी मैटर की है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है. Several phenomena like emission of line spectrum by hydrogen, discovery of X-ray, radioactivity, photoelectric effect, etc., which involve internal structure of atom are observed. ये सब क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन्वॉल्व होती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस फिनोमिना कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जैसे एक्सरे जो भी आपने अभी बताया मैंने, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये क्लासिकल मैकेनिक्स. दैट्स वाई द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट अप्लाइड ऑन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं वो बिग लेवल पे है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए है जिसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, विच आर वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल. It was also found that the microscopic level, the dynamical variable like momentum, unki energy do not change in continuous manners as they do level in macroscopic level. वो जो ये उसी तरह चेंज नहीं करते हैं जैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पे अप्लाई होते हैं उसी तरह ये चेंज नहीं होते. इनकी चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही अलग है, हम दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, these variables take only discrete value in the case of system of macroscopic particles like electrons in atom. Following are some example where classical mechanics fail to explain the observed result. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती जितने अच्छे से एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिक्स को करती है. यानी वो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल पे जो भी इसमें चेंज आते, चाहे उसके मोमेंटम में आए चाहे उसकी एनर्जी में आए, जैसे भी आए, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स उसको अच्छे से फेल करेगी. इसीलिए ये इसका बिग फेलियर है क्लासिकल मैकेनिक्स का. सो क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एटम्स and electrons. Therefore, the particle on microscopic scale are, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मोमेंटम, एनर्जी do not change in continuous manner as they do in microscopic. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग तरीके चेंज आएंगे और माइक्रोस्कोपिक तरह पे अलग चेंजेस आएंगे, दोनों सेम नहीं हो सकते. ओके,
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके जो सराउंडिंग में है वो एक नेगेटिव चार्ज है। उसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल लिया था और उसने एक गोल्ड लीफ ली थी, उसके ऊपर उसको स्कैटर करवाया था कुछ तो क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो कुछ तो उसको क्रॉस करके चली गई जो उसके सराउंडिंग में थी, लेकिन और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो उस वापस आ गए थे उसी पोजीशन पे, बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे उसको वापस आ गए थे। इससे हमें ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता वो तो रिपेल करके वापस नहीं आ पाते, और जो सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है पॉजिटिव अल्फ़ा पॉजिटिव पार्टिकल है उसको क्रॉस करके स्ट्रेट चले गए, इट मीन्स वो उसको रिपेल नहीं कर पाए। रिपेल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक नेगेटिव चार्ज्ड सराउंडिंग थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ओके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल scattering experiment that atom consist of a small heavy positively charged at center part which is surrounded by negative charge and light electrons। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऐसे रिवॉल्व होते हैं जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ये इसका मोशन एग्जैक्ट वैसे ही होता है। The revolving electron must emit radiation and its energy must decrease continuous due to loss of energy in form of radiation। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं इसमें ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, अगर रेडिएशन एमिट करेंगे तो इनकी एनर्जी भी कम होती जाएगी कॉन्टीन्यूसली, जैसे ही एनर्जी कम होएगी तो रेडिएशन भी का भी लॉस होएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेडिएशन होएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होएगी, और जितनी एनर्जी कम होएगी रेडिएशन उतनी कम हो जाएगी। ड्यू टू दिस द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट डिक्रीज, वो उतनी ही फ्लो से नहीं घूम पाएंगे, तो उसका जो रेडियस भी क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो स्पाइरल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस टिल इट्स फॉल inside the nucleus when its entire energy is lost but atom is stable। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे उसके वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ में एक स्पाइरल पाथ में क्या होनी चाहिए, मूव हो जानी चाहिए, जब तक उसकी एनर्जी लॉस ना हो जाए, एंटायर एनर्जी लॉस ना हो जाए तब तक वो उसके अराउंड मूव होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो एनर्जी जो होती है जिसके कारण रेडिएशन निकलती है वो किस टाइप की रेडिएशन होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन और सराउंड बाय न्यूक्लियस, जो रेडिएशन एमिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ऑन दिस बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जो सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, जो किसने एज्यूम किया था, रदरफोर्ड ने, वो कहती है शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन ये पूरा कि एटम को गिरना ही चाहिए, मस्ट कोलैप्स, मतलब कि जब उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी वो न्यूक्लियस पे गिरना ही चाहिए। बट ये क्या कह रहा है, बट एटम इज स्टेबल, लेकिन एटम क्या है उस टाइम भी स्टेबल है, लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स उस जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है। ओके, नाउ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हम इसका एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इज ए लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड ब्राइट लाइंस। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एक लाइन स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर
वेल डिफाइंड ब्राइट लाइंस होती है। ये लैम्डा का मीन्स यहाँ पे वेवलेंथ है एज यू नो। आर इज़ द रीडबर्ग कांस्टेंट और n1 और n2 क्या है, n1 है इंटीजर्स, n1 ऑलवेज ग्रेटर देन n2। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है देर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्यों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर क्या कहती है कि जो हमारा एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन है कैन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जो हमारा एक्साइटेड एटम जो भी होगा हाइड्रोजन का, वो ऑल सभी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हर तरह की वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उसमें जो वेवलेंथ होएगी वो सभी तरह की शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ जो भी होगी वो सब तरह की एमिट करेगा। और क्या बोलता है, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड, जिससे एक अच्छा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है हाइड्रोजन का। इट इज़ कॉन्ट्ररी टू एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वेशन, बहुत ही मुश्किल है इसका एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करना, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसको भी एक्सप्लेन करने में बिल्कुल फेल रही। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 x इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको अच्छे से याद करना होगा। नाउ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ए ब्लैक बॉडी is a theoretical or model body which observe all radiation of all different wavelengths falling on it। ये क्या बोलता है कि ये सभी तरह की जो रेडिएशन होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको सभी को ऑब्जर्व कर लेती है जो भी इसके ऊपर पड़ती है। A body which completely observe radiation of all wavelength incident on it independent of their wavelength is called perfectly black body। Okay, when a body is kept in high temperature, जब एक बॉडी को हाई टेम्परेचर पे करते हैं, it emits radiation of all wavelength, वो क्या करती है, सभी तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करती है। These radiations are called black body रेडिएशन। यहाँ पे जो मैंने कर्व शो करी है आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये एनर्जी वेवलेंथ डायग्राम है, ग्राफ है आपके सामने। दिस स्पेक्ट्रम शोज बाय थिक कर्व, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम शोज दैट एनर्जी इज नॉट uniformly distributed among different wavelength. There is a particular wavelength at which maximum energy is emitted and wavelength higher and lower than the wavelength energy emission is decrease। जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होएगी उसकी जो वेवलेंथ होएगी वो उतनी ही मैक्सिमम होएगी, और जितनी ही उसकी वेवलेंथ छोटी होएगी उसकी एनर्जी एमिशन उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। हम इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर दे रखे हैं हमारे पास, T1 है, T2 है, जिसकी एनर्जी हाई है वो रेली जीन्स लॉ है, और जिसकी एनर्जी लो है वो है वेन्स लॉ है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर हाई जितना उतना रेली जीन्स लॉ है, जिसका टेम्परेचर डाउन है वो वेन्स लॉ का है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ग्राफ में शो किया हुआ है, इम्पोर्टेंट है ग्राफ आपके लिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक और है कि ये ऑब्जर्व तो कर लेती है सब टाइप की रेडिएशन, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करती है, सारी ऑब्जर्व ही कर लेती है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल लॉ, जिसे हम
डिफाइन करेंगे रेले जीन्स लॉ को। क्या करता है ये, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी विच टेल्स द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड with each mode of vibrations at temperature T. Rayleigh and Jean derived expression for energy emitted in wavelength range lambda to lambda plus d lambda, मतलब कि ये वेरिएशंस है, ठीक है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, जिसका ये फार्मूला है। हम क्लासिकल वाला ही लेंगे, अगर हमने क्वांटम वाला भी ले सकते हो। रेले जीन्स क्वांटम में करोगे तो वो प्लैंक लॉ बन जाएगा, क्लासिकल में करोगे तो वो रेले जीन्स बन जाएगा। एनर्जी ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब इंटू के टी, ये हमारा रेले जीन्स लॉ है। अगर हम प्लैंक लॉ में कहते हैं जो क्वांटम्स में है, वो हम उसको ऐसे करेंगे 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब इंटू में एच न्यू बाय में एक्सपोनेंशियल पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। ओके, याद करना है आपको ये अच्छे से। नाउ Wien expression. Wien also derived an expression for energy emitted by black body in wavelength range lambda to lambda plus d lambda on the basis of classical theory and assumption that oscillators emitted radiation are molecular size। जो भी molecular size की जो भी oscillation है उसके लिए है ये एक्सप्रेशंस। आप देखेंगे दे रखा है एम लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 8 पाई एच सी बाय लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 बाय एक्सपोनेंशियल की पावर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। अगर इसको न्यू की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक्सप्रेशन इसको हम लैम्डा की तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी लैम्डा 5 इंटू ई की पावर माइनस एच सी लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। हम इसको ऐसे भी हम इसको एक्सप्रेशन डिवाइड कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है क्या करती है, एग्री विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये एग्री करेगी आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके साथ ओनली इन लो वेवलेंथ रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि नीचे जो है लो वेवलेंथ रीजन है, नीचे जहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हम विन्स लॉ लिखा हुआ है वहाँ पे अब देखेंगे कि ये लो वेवलेंथ रीजन है जहाँ पे विन्स लॉ है, ये सिर्फ उसी पे ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उसी पे ही एग्री करेगा। ओके, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंप्लीट ब्लैक बॉडी spectrum could not be explained by single relation derived on the basis of classical। क्योंकि एक ही रिलेशन पे ये फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंट इक्वेशन जैसे आपके सामने है, 2 इक्वेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है, तो इस पर कर सकते हैं आप, एक ही रिलेशन लेके नहीं चल सकते इसमें। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, फेलियर ऑफ क्लासिकल ईएम थ्योरी क्या था उसके अंदर, कि सारी जगह में हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी वो बिग लेवल पे है, जिसके अंदर हम वाइब्रेशंस मोमेंटम एनर्जी नहीं कर सकते हर तरह की चीज़ों पे। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी एट द स्केल लेवल ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके ऊपर ये मैक्रोस्कोपी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स ही कर सकते। इसी वजह से क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल हुई थी क्योंकि क्लासिकल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अच्छे से।
सब फिर हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हमने ये पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक गोल्ड लीफ ली थी, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल से स्कैटरिंग करी थी, जिससे हमें पता चला था कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व होते हैं जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, क्योंकि और सन पॉजिटिव चार्ज है और प्लैनेट एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे उसके अराउंड वो मूव करेगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, जो रेडिएशन एमिट होएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा। जैसे जैसे वो रेडिएट करेगा उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, एनर्जी लॉस होएगी वो तो न्यूक्लियस पे डाउनफॉल रहेगा, बट एटम स्टेबल रहेगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, फिर हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइन स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर वेल डिफाइंड ब्राइट लाइंस होती है। हमने ये पढ़ा था, उस पर कोई भी एनर्जी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की भी हो सकती है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या था कि ये ऑब्जर्व करती है रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और such body is kept higher temperature. It emits radiation of all wavelength. These radiations are called black body radiations. ओके, फिर हमने इसकी एक्सप्रेशंस पढ़े थे, दो टाइप के इसके एक्सप्रेशंस हैं। ग्राफ डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने बोला था जिसकी हायर वेवलेंथ रीजन है वो रेले जीन्स लॉ का है, जिसका लोअर वेवलेंथ रीजन है वो वेन्स लॉ है। रेले जीन्स लॉ के हमने इक्वेशंस हमने डिस्कस करी थी। फिर वेन्स लॉ के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन को एग्री करता है, जो ये सिर्फ लो वेवलेंथ रीजन स्पेक्ट्रम पे ही एप्लीकेबल हो सकता है इसका रिजल्ट। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंप्लीट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल रिलेशन। एक सिंगल रिलेशन ड्राइव करके हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको मैंने 3 इक्वेशन बताई थी, तो आप अच्छे से गो थ्रू होना इस स्लाइड शो के थ्रू। थैंक यू सो मच।